हेलो, मैं राकेश। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में चैप्टर 3 यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। लेकिन इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन यानी द्विघात समीकरण का हम लोग परिचय समझेंगे। इस वीडियो में हम लोग कोई एक्सरसाइज का सॉल्यूशन नहीं करेंगे, केवल और केवल आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे कि आखिर द्विघात समीकरण होता क्या है, इसके बारे में अच्छा से समझते हैं। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे ना कि द्विघात समीकरण क्या होता है, इसके पिछले पार्ट में आपको समीकरण के बारे में बता दिए थे कि समीकरण उसको बोलेंगे जिसमें बराबर का चिन्ह रहेगा। जिसमें बराबर का चिन्ह नहीं रहेगा उसको समीकरण नहीं बोल सकते हैं, वो बहुपद के अंतर्गत आ जाता है। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन आता है द्विघात, इसमें घात दो होना चाहिए, द्विघात वाला समीकरण। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है ना कि द्विघात समीकरण क्या है, या द्विघात समीकरण से आप क्या समझते हैं। वैसा समीकरण जिसमें चर का महत्तम घात दो। एक समीकरण होता है जिसमें बराबर का साइन रहेगा यानी इक्वल का साइन रहेगा, लेकिन उसमें चर का घात कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए, द्विघात समीकरण कहलाता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो आप बोल सकते हैं। थोड़ा सा मैं पेन को थोड़ा सा और पतला कर लेता हूँ, अब आपको समझ में आएगा। फिर आता है कि इसको दूसरे तरीका से क्या होता है कि यदि ए बी सी वास्तविक संख्या हो तो हो तथा ए बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप का कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। यानी यहाँ पे ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर ए का मान जीरो हो जाएगा ना तो एक्स स्क्वायर वाला जीरो हो जाएगा, तो चर का घात तो दो नहीं होगा ना। तो इसलिए हम कहने का मतलब हम ए बराबर जीरो नहीं लेंगे। तीसरे तरीका से अगर आप डिफिनेशन समझोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जहाँ ए बी सी कोई वास्तविक संख्या है, तो ए है बी और सी है ना, वास्तविक संख्या है, तथा ए बराबर नॉट इक्वल टू जीरो हो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल कई सारा हो सकता है, लेकिन जो जरूरत के एग्जाम्पल इसको ध्यान से देखेंगे। जैसे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर बराबर जीरो, ये आपको क्या है? ये आपको द्विघात समीकरण है। टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन बराबर जीरो, ये भी द्विघात है। ये भी द्विघात होगा, ये नहीं कि आप पद को मत गिनिए कि एक दो तीन है, क्योंकि इसमें चर का घात दो होना चाहिए। तो टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स बराबर जीरो, यहाँ चर का घात दो है ना, चर का मैक्सिमम घात आपको दो होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। अब आता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है या सामान्य रूप। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। कभी कभी जानते हैं आपको एग्जाम में क्या करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी केवल लिखता है, ये क्या है? तो ये द्विघात बहुपद का है, व्यापक रूप है। और ये द्विघात समीकरण का, दोनों में अंतर क्या है समझेंगे। अगर बराबर, अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो रहे या नहीं, बराबर रहेगा। बराबर जीरो रहेगा भी, जीरो के ऊपर दो चार पांच कुछ भी रह सकता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब कि बराबर होना चाहिए। जिसमें बराबर रहेगा वो समीकरण कहलाएगा, जिसमें बराबर नहीं रहेगा वो बहुपद कहलाएगा। यहाँ तक समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण के मूल या हल, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, यानी यहाँ आपको थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यानी इस द्विघात समीकरण है ना, इसका व्यापक रूप, तो ये इसमें चार यानी एक्स का वह मान, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो को जो संतुष्ट करता है, अर्थात चर का वह मान जो इस समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण का मूल या हल कहते हैं। इसको दूसरे तरीका से, एक्स का वह मान जो वह वास्तविक मान जो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को देखिए, अनेक तरह से आपको परिभाषा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल और केवल याद रखेंगे कि जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, इसमें चर का ऐसा वैल्यू रखना है जो इसको संतुष्ट करेगा। मैं नीचे बताऊंगा कौन सा ऐसा मान रखे जो इसको संतुष्ट करेगा, एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे आपको। अगला, किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो का शून्यक उसके संगत द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो का मूल कहलाता है। यानी ये बहुपद है, इसका अगर शून्यक कहेगा ना तो उसका संगत द्विघात समीकरण इसका मूल कहलाता है। जो इसका शून्यक आएगा यही इसका मूल कहलाएगा।
हालांकि ये जो आपको ऊपर में फर्स्ट वाला डिफिनेशन दिए थे, कहाँ गया, ये वाला दिए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में एक्स का वह मान जो बराबर जीरो आप लिख सकते हैं, में एक्स का वह मान जो द्विघात समीकरण इसको संतुष्ट करता है, मतलब द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल लगा रहा है कि कैसे हम इसको समझेंगे। ये आखिर ये एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसमें x बराबर -1 लिए, तो -1 लिए तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुने -1 प्लस 1 का 1 रहे, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 गुने प्लस गुने माइनस तो -2 हो जाएगा, प्लस 1 का 1 हो जाएगा, तो 1 1 आपका 2 हो गया, 2 - 2 बराबर 0। देख रहे हैं बराबर 0 आ रहा है तो दोनों तरफ सेम आ रहा है, इधर भी 0 है इधर भी 0 आ रहा है, ये संतुष्ट कर रहा है, तो ये आपका हल होगा, हल होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नहीं है, द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं जिसे सामान्यतः अल्फा तथा बीटा से सूचित किया जाता है, यानी जितना घात होगा उतना ही मूल होगा, उतना ही शून्यक होगा। आगे द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध द्विघात समीकरण, एक मिश्रित द्विघात समीकरण। शुद्ध क्या होता है, तो शुद्ध द्विघात समीकरण वैसा द्विघात समीकरण जिसमें चर एक्स का एक घात वाला पद अनुपस्थित, अनुपस्थित अनुपस्थित का मतलब अनुपस्थित हो, या नहीं जो लिखा हुआ नहीं गलती हो गया, अनुपस्थित यानी मौजूद ना हो। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जो है, यह एक्स स्क्वायर वाला पद, यह एक्स वाला, यह अचर पद, यानी एक से दो घात वाला पद है, ये एक घात वाला ये अचर पद है। तो वही बोला कि चर एक घात वाला पद इसमें नहीं होना चाहिए। इसका जो आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस सी यानी बी एक्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो गायब ही करना है ना हमको, तो ये आपको होता है शुद्ध समीकरण होता है। जैसे लिख सकते हैं 2x² प्लस 8 बराबर 0, एक्स स्क्वायर -9 बराबर 0, यानी इसमें एक्स वाला नहीं होगा, यानी एक घात वाला नहीं होगा, इसको क्या बोलेंगे, शुद्ध द्विघात समीकरण बोलेंगे। इससे रिलेटेड एक नोट है, ये सब एक शुद्ध द्विघात समीकरण है, लेकिन इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इसका अगर आप निकालिएगा ना तो कोई वास्तविक वैल्यू नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है आपको बाद में बताएंगे। जैसे कहने का मतलब लिखा हुआ है, आपको बता देते हैं, वास्तविक वैल्यू किसका नहीं होगा जो आपको बताते हैं। हालांकि इसको एक्सरसाइज में हम कवर करेंगे, यहाँ आप समझेंगे कुछ का वास्तविक मूल होगा, कुछ कुछ का वास्तविक मूल नहीं होगा। जैसे अब ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये कहने का मतलब 49 है, ये तो ठीक है, लेकिन जो प्लस वाला उधर जाएगा, जैसे देखिए ध्यान से 2x² प्लस 8 बराबर 0, तो 2x² बराबर प्लस 8 तो उधर जाके -8, तो x² बराबर -8/4 4 हो जाएगा, x² बराबर -4, तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट -4। देखिए रूट में जब माइनस में आ गया तो इसका मूल जो होता है वास्तविक नहीं होता। हम इसमें इसका चर्चा एक्सरसाइज में बहुत बहुत अच्छा तरीका से करेंगे। अब आइए शुद्ध द्विघात समीकरणों को मुख्य रूप से दो विधियों से हल किया जाता है, एक वर्गमूल विधि से, एक गुणनखंड विधि से। अब वर्गमूल विधि क्या होता है, गुणनखंड विधि क्या होता है। वर्गमूल विधि ये होता है, ध्यान दीजिएगा, ये 2x² -8 माइनस है तो उधर जाके प्लस में, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में, तो रूट में हो जाएगा, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, +-2, तो एक्स बराबर कितना हो गया, एक 2 एक -2, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये हो गया वर्गमूल विधि से। ये होता है गुणनखंड विधि। वही सेम क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से बनाने का काम किया। इन दोनों में देखिए कॉमन 2 हो जाएगा, यहाँ बचेगा x², यहाँ बचेगा 4, तब ना 4 दूने 8 होगा, एक तो हो जाएगा x² -4 बराबर 0, तो इसको लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर, 4 का लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, a² -b², a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ना फॉर्मूला पे, तो एक x+2 बराबर 0, एक x -2 बराबर 0, x बराबर +2 तो उधर जाके -2, x बराबर -2 तो उधर जाके +2, तो यानी x बराबर 2 या -2। देखिए दोनों का आंसर सेम आपको आता है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब आता है मिश्रित, शुद्ध तो हो गया, अब मिश्रित आता है। मिश्रित द्विघात समीकरण क्या होता है, वैसा द्विघात समीकरण जिसमें चर एक्स एक्स एक घात वाला पद उपस्थित हो, यानी एक्स वाला इसमें उपस्थित रहेगा। जैसे एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बराबर नॉट इक्वल टू 0,
और बी बराबर नॉट इक्वल, इसमें बी बराबर भी नॉट इक्वल टू जीरो, तब ना यहाँ एक्स वाला मौजूद रहेगा। या आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर जीरो, क्योंकि जीरो रहेगा, इससे हमको अचर पद से मतलब नहीं है। जैसे 2x² प्लस 8 बराबर जीरो, x² प्लस 7x प्लस 12 बराबर जीरो, यानी एक्स वाला इसमें होना है। अगर एक्स वाला पद नहीं रहेगा, यानी चर एक घात वाला नहीं रहेगा, तो ये आपका मिश्रित द्विघात समीकरण नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है मिश्रित द्विघात समीकरण जो होता है ना, ध्यान से देखिए। मिश्रित द्विघात समीकरण होता है, ये दो तरह से हल किया जाता है, एक गुणनखंड विधि से, एक पूर्ण वर्ग विधि से। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि वाला आप समझ लेंगे। गुणनखंड विधि आपको पहले बता चुके हैं। 2x² प्लस 8 बराबर जीरो है, इसमें 2x कॉमन हो जाएगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। 2x बराबर जीरो, एक x प्लस 4 बराबर जीरो, क्योंकि दोनों गुना में, तो 2x, तो x बराबर 2 गुना में, तो नीचे का भाग में x बराबर जीरो, यहाँ x प्लस 4 बराबर जीरो, तो x बराबर प्लस 4, तो इधर जाके -4 हो गया। या तो इसको लिख सकते हैं कि x बराबर जीरो या -4, आंसर हो गया। लेकिन एक जो होता है ना पूर्ण वर्ग विधि से, ये बहुत लोगों को हार्ड होता है। इस तरीके से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको घबराना नहीं है। आपको जो पूर्ण वर्ग विधि से हल करने का तरीका क्या होता है, उसके मदद से एक फॉर्मूला बनता है, मैं उसको बता रहा हूँ। जैसे पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहले x² जो है, ध्यान से देखिएगा, x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो है। तो इसमें 3 स्टेप चलता है, स्टेप 1, 2 और 3। तो पहला स्टेप होता है कि x² के गुणांक से प्रत्येक पद में भाग देने पर, जो x² का गुणांक है ना, उसमें प्रत्येक पद में भाग देंगे। तो x² का गुणांक कितना आता है, x² में a से गुणा है, तो हम प्रत्येक पद में भाग देंगे, अर्थात x² बटे a, तो a से a खत्म हो गया। bx बटे, यहाँ पे a है, ध्यान से थोड़ा मिस्टेक हो गया है, प्लस सी बटे ए बराबर जीरो, यहाँ बच गया x², यहाँ बच गया क्या, यानी b बटे ए इंटू क्या हो जाएगा x, यहाँ बच गया c बटे ए बराबर जीरो। स्टेप 2 जो है ना, इसमें अचर पद को RHS के साइड में दाहिने साइड ले जाएंगे। तो अचर पद कौन है, ये होता है x² का गुणांक, ध्यान दीजिएगा, ये होता है आपको क्या, x का गुणांक, और c क्या होता है, अचर पद, आपको बहुपद वाले चैप्टर में पढ़ाए थे। तो अचर पद कौन है, c बटे, इसको ले जाएंगे राइट साइड, तो राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तो राइट साइड, तो प्लस में सी बटे ए, तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। फिर स्टेप 3 में क्या होता है कि जो x का गुणांक है ना, अर्थात b बटे ए, इसमें 1/2 से गुणा करेंगे और उसका वर्ग दोनों तरफ जोड़ेंगे। देखिए कैसे जोड़े हैं, तो b बटे ए में 1/2 से गुणा किए, इसका वर्ग निकाले तो आपको b² बटे 4a² है, इसको दोनों तरफ जोड़ेंगे। ये तो इधर था, ये इधर था, वो इधर भी जोड़ देंगे, उधर भी जोड़ देंगे, ये जो है ना b² बटे 4a² है, जो इधर है, दोनों सेम देखिएगा। तो जोड़ने पे आपको यहाँ ध्यान से देखिएगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सेट होता है, क्योंकि a² अब प्लस b², इसको क्या लिखेंगे, x² अब प्लस b² को b बटे 2a का होल स्क्वायर लिख सकते थे, b² 4a² आ जाएगा, ये प्लस 2ab, तो 2 का 2 a के जगह पर x, अब b के जगह पर क्या हो जाएगा, b बटे 2a, a b बटे 2a, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, b बटे a इंटू एक्स आ गया। तो देखिए तो वही वाला आ गया ना, इधर x प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर, इधर दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4a² आएगा, इसे a से अगर भाग देंगे तो 4a बचेगा, 4a गुना c तो -4ac, प्लस b² को b² हो गया, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में, तो प्लस माइनस अंडर रूट, ये जो है जो लिखा गया। तो x बराबर x प्लस बी बटे 2a बराबर प्लस माइनस अंडर रूट -4ac प्लस b² बटे 2a। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि x बराबर थी प्लस बी बटे 2a है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -b बटे 2a हो जाएगा। तो x बराबर, अब ध्यान से देखेगा, ये जो -b बटे 2a है, ये 2a यहाँ पे गुना कर देंगे, या आप एलसीएम ले लीजिए, 2a एलसीएम हो गया, तो माइनस आपका b इधर आ गया, और प्लस माइनस अंडर रूट, b² को आगे कर दिए, -4ac को पीछे कर दिया, बस एक x का मान यही आ गया। इसी को सीधी धारा चार्ज का नियम भी बोलते हैं, या द्विघात सूत्र भी बोलते हैं। आप इसको लिख सकते हैं कि x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac बटे 2a। जब d का फॉर्मूला आप जान जाइएगा ना, तो b² -4ac जो है, उसके जगह पे केवल और केवल आपको d लिखना पड़ेगा, क्योंकि d का फॉर्मूला ही होता है, यानी विवेचक का फॉर्मूला ही होता है
b² माइनस 4ac डी बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, विवेचक या विभक्ति कर क्या है, ध्यान दीजिएगा, अभी इसी पे चर्चा कर रहे थे। समीकरण x² प्लस bx प्लस c के लिए, यहां देखिए x² नहीं, ये x² होगा, x² प्लस bx प्लस c के लिए b² माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विवेचक कहते हैं। इसे d से सूचित किया जाता है, अर्थात d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। आगे बढ़ते हैं, अब आता है कि विवेचक के अनुसार जो होता है ना, जो हल निकालते हैं, मूल निकालते हैं, इसका प्रकृति कैसा होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो विवेचक के अनुसार जो होता है, सबसे पहला होता है कि यदि d का मान प्लस में आए, अर्थात d का मान 0 से बड़ा है, या 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, तो इस कंडीशन में जो मूल होता है वास्तविक एवं असमान होता है। असमान को भिन्न भी बोलते हैं, वास्तविक एवं असमान या भिन्न होते हैं। इसमें एक का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस √d/2। डी क्या है, तो b² माइनस 4ac है। ये कब होता है, जब x का मान या तो 1 आए, या तो 2 आए, या तो 3, यानी कुछ भी आए, केवल प्लस में। दूसरा आता है कि यदि d का मान 0 के बराबर आ जाए, तो इस कंडीशन में मूल जो होता है वास्तविक तो होता है लेकिन समान होता है, मूल वास्तविक एवं समान होता है। इस कंडीशन में x का जो फॉर्मूला होता है -b/2 माइनस b/2, या इसको बोल सकते हैं कि अल्फा बराबर माइनस b/2 और बीटा बराबर माइनस b/2, ये दोनों समझ गए। नंबर 3 आता है कि यदि d का मान माइनस में आ जाए, -1 -2, अर्थात d का मान 0 से छोटा आ जाए, तो इस कंडीशन में मूल अवास्तविक होते हैं, इसका कोई हल यानी कोई वास्तविक हल संभव नहीं है। तो बस आपको आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे आपको मतलब एक्सरसाइज 4.1 से कंप्लीट सॉल्यूशन करने का काम करेंगे। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गया तो एक्सरसाइज आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।